जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BE-GC 134 रीडिंग द नोवेल बुक के ब्लॉक नंबर 2 के बारे में, जो कि है द अवेकनिंग नोवेल। तो इसमें हम पूरी कंप्लीट ब्लॉक 2 को कंप्लीट कर देंगे, जिसमें इसके चैप्टर 5, 6, 7 और 8 आते हैं। तो इसमें इसके 4 चैप्टर हैं। इन 4 चैप्टरों को हम इसी एक क्लास में इसको पूरा कवर कर देंगे। जो कि ये क्लास होने वाली है, ये होने वाली है कॉन्सेप्ट क्लास, जो कि इस पूरी वीडियो में हम इजीली कवर कर देंगे। पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसमें कहानी में बेसिक क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और जो ऑथर है, इसके लेखक हैं, राइटर है, वो उसकी स्टोरी पूरी जानेंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है कि इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आ गया, इससे रिलेटेड आ गया, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आ गया, इंटेलेक्चुअल से आ गया, कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्चुअलाइजेशन से आ गया, और या किसी बायोग्राफिकल अप्रोच से आ गया, या फिर लास्ट में काटे चौपिन के बारे में आ गया, तो आप इजीली इसको कवर कर पाओगे। ये लाइनें आप आराम से लिख सकते हो। ये क्या है, वीडियो पूरा इसको इजी अंडरस्टैंड समझने के लिए है। इस वीडियो के बाद मैं ब्लॉक जो 2 है, इसकी चारों चैप्टरों को कवर करूँगा, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, या एग्जाम नोट्स चाहिए, या सोल्ड असाइनमेंट, या सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर के, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ये सब प्राप्त कर सकते हैं। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं द अवेकनिंग नोवेल के बारे में। तो ये द अवेकनिंग नोवेल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। टेल्स द स्टोरी ऑफ एडना पोंटलियर। तो ये द अवेकनिंग है, ये किसकी स्टोरी बताती है? एडना पोंटलियर, जो इसका मेन कैरेक्टर है, इसके बारे में बताती है। ये क्या है, एक वाइफ, एक मदर है, लिविंग इन द लेट 80s। तो ये कहाँ जी रही है, इसकी स्टोरी का टाइम क्या है, लेट 80s है। एट फर्स्ट एडना सीम्स लाइक अदर लेडीज। शुरुआत में क्या है, वो अदर लेडीज की तरह है। स्पेंडिंग हर डेज एट द बीच, जो समुद्र के तट पर अपना जीवन व्यतीत करती है। किसके साथ? विद फ्रेंड्स, टेकिंग केयर ऑफ हर चिल्ड्रंस, जो कि अपने बच्चों की देखभाल करती है। सी इज अनहैप्पी, वह खुश नहीं है। बीइंग जस्ट ए वाइफ एंड ए मोम, एंड या मदर भी लिख सकते हो। तो वो एक पत्नी और माँ की तरह अपनी जीवन व्यतीत करके खुश नहीं है। शी वांट्स मोर फ्रीडम, वो क्या चाहती है, आज़ादी चाहती है। ए चांस टू बी हर सेल्फ, एंड सी स्टार्ट्स पेंटिंग, वो क्या स्टार्ट करती है, पेंटिंग स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो क्या चाहती है, फ्रीडम चाहती है। एवन मूव्स आउट ऑन हर ओन, वो क्या है, घर से निकलना चाहती है, बाहर आज़ाद होना चाहती है। विच इज शॉकिंग फॉर द पीपल बैक देन, जो क्या है, इसका मतलब है सोसाइटी के लोगों के लिए वो थोड़ा क्या है, ओड है, जो घर से वो बाहर निकलना चाहती है। एडना जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, वो खुद की खोज में बाहर निकलना चाहती है। इज नॉट ईजी, वो क्या है, आसान नहीं है। सोसाइटी एक्सेप्ट हर टू कन्फर्म, एंड सी स्ट्रगल्स विद चॉइसेस सी मेक। तो उसने जो चाहा था ना, अगर वो करना चाहती है तो उसके लिए बहुत सारे हर्डल है। सोसाइटी क्या है, उसके लिए हर्डल है। सोसाइटी क्या सोचती है, वो ऐसा ना करे। द स्टोरी एंड्स ट्रेजिकली, तो स्टोरी का जो एंड होता है वो क्या है, ट्रेजिकली होता है। बट इट लीव्स ए स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग योर सेल्फ एंड फाइटिंग फॉर वट यू बिलीव इन। तो स्टोरी में लास्ट में क्या है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी होता है ना, उसमें इसने एक मैसेज छोड़ा है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो आप खुद की खोज में निकले हो ना, और जो आप करना चाहते हो, उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जो कि आपको स्टोरी के एंड में पता लगेगा। और इसमें क्या है, डायरेक्ट मोरल नहीं है, इसमें एक क्वेश्चन है, वो आपको खुद इसका क्या है, एंड डिसाइड करना पड़ेगा कि स्टोरी का एंड क्या है। वो ये क्या है, क्वेश्चन ड्रॉप करती है लास्ट में। द अवेकनिंग इज ए नोवेल बाई काटे चोपिन। तो ये द अवेकनिंग नोवेल है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, काटे चोपिन। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1899, जो कि 1899 में पब्लिश हुआ है। इट इज़ कंसाइडर्ड ए लैंडमार्क वर्क ऑफ अर्ली फेमिनिस्ट लिटरेचर। तो ये क्या है, शुरुआती फेमिनिस्ट लिटरेचर है, जो कि 1899 में पब्लिश हुआ है। इसका नाम द अवेकनिंग है, काटे चोपिन द्वारा लिखा गया है। ये एक महिला राइटर है, तो सी आएगा, सी काटे चोपिन। द नोवेल सेंटर्स ऑफ एडना पोंटलियर, तो इसका मुख्य केंद्र क्या है, एडना पोंटलियर ए यंग वाइफ, क्या है, एक पत्नी है जो कि अभी जवान है, एक बच्चों की माँ है। वो बीइंग्स टू क्वेश्चन हर प्लेस इन सोसाइटी एज सी अवेकन्स टू हर ओन डिजायर्स एंड इंडिविजुअलिटी। तो वो क्या करती है, सोसाइटी के आगे क्वेश्चन खड़ा करती है,
जो क्या है खुद की, सी अवेकन्स खुद को क्या करती है, हर ओन डिजायर्स खुद की इच्छाओं को जागृत करती है, खुद के लिए क्वेश्चन जागृत करती है। सेट इन द लेट 19th सेंचुरी, जो क्या करती है 19th सेंचुरी में सेट करती है। अमेरिकन साउथ द नोवेल एक्सप्लोर्स दैम थीम ऑफ जेंडर, मैरिज, मदरहुड एंड सेल्फ डिस्कवरी, जो खुद की खोज के लिए बताती है। तो ये क्या है स्टोरी है जो कि 19वीं सेंचुरी में सेट है, अमेरिका के साउथ में है। कौन सा शहर है वो इसमें आगे नाम आएगा। नोवेल क्या एक्सप्लोर करता है, थीम ऑफ जेंडर, शादी के बारे में, मदरहुड के बारे में और खुद की खोज के बारे में। इट इज़ ए पावरफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ फीमेल आइडेंटिटी एंड डिजायर, तो ये क्या खोज करता है, एक्सप्लोर करता है वुमेन की, फीमेल की आइडेंटिटी और उसकी इच्छाओं के बारे में। इट चैलेंजेस दी सोशल नॉर्म्स ऑफ द टाइम, जो 18वीं और 19वीं सेंचुरी में, जो शुरुआती 19वीं और लेट 18th सेंचुरी में जो सोशल उस टाइम के कल्चर था, सोशल लाइफ थी, उसको क्या करता है चैलेंज करता है। पार्टिकुलरली दोज रिलेटिंग टू वुमेन्स रोल इन मैरिज एंड मदरहुड, जो क्या है एक स्त्री का, एक औरत का घरेलू जीवन, शादीशुदा जीवन और मातृत्व जीवन के बारे में क्या है स्ट्रॉन्ग चैलेंज खड़ा करती है सोसाइटी के सामने। इट इज़ ए ब्यूटीफुल रिटन नॉवल विद ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्लेस, तो ये क्या है बहुत ही ब्यूटीफुल नॉवल है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इट इज़ ए टाइमलेस स्टोरी दैट कंटिन्यूज टू रेजोनेट विद रीडर्स टुडे, तो ये क्या है एक टाइमलेस स्टोरी है। अब देखते हैं इसका इंटेक्चुअल सेटिंग ऑफ नोवेल दी अवेकनिंग, तो इसकी इंटेक्चुअल सेटिंग ऑफ द नोवेल अवेकनिंग के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट को द अवेकनिंग नोवेल को समझने के लिए दो चीज़ें बहुत समझना ज़रूरी है। पहला है इसका इंटेक्चुअल सेटिंग और दूसरा इसका क्या है सिंबोलिज्म, कि इसका किस किस सिंबोलिज्म का इसमें यूज़ किया गया है। जो इंटेक्चुअल सेटिंग ऑफ द नोवेल है ना, इसमें क्या है इंटेक्चुअल सेटिंग का मतलब होता है उस टाइम की थिंकिंग, आइडियाज़ और सोशल इन्वायरमेंट। जो इंटेक्चुअल सेटिंग है लेट 18th सेंचुरी और शुरुआती 1900 सेंचुरी में जब ये लिखा गया था, उस टाइम की थिंकिंग, आइडियाज़ और सोशल इन्वायरमेंट के बारे में हमें बात करनी है। तो पहले बात करते हैं इसमें अर्ली फेमिनिज्म, जो कि क्या है 19वीं सेंचुरी में फेमिनिज्म शुरू हो गया था। वुमेन राइट्स की बात करनी शुरुआत हो गई थी, इक्वलिटी की डिमांड हो गई थी। तो द नोवेल डज एग्जिस्ट विद ए बॉर्डर इंटेक्चुअल कॉन्टेस्ट ऑफ द लेट 19th सेंचुरी, जो लेट 19th सेंचुरी की बात करता है, मार्क्ड बाई अर्ली फेमिनिज्म। उस टाइम अर्ली फेमिनिज्म की बात शुरू हो गई थी। द अवेकनिंग सोशल एंड लिटरेरी मूवमेंट एडवोकेटिंग फॉर वुमेन राइट्स इज ए की बैकड्रॉप। उस टाइम क्या है वुमेन राइट्स की बात होने लग गई थी, ठीक है। द अवेकनिंग इज कंसाइडर्ड ए पोयरनिंग वर्क इन दिस एरिया एज इट इज पोर्ट्रेज ए वुमेन हियरिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डेफिनेशन, क्वेश्चनिंग ट्रेडिशन। तो दूसरा क्या है इसमें क्वेश्चनिंग ट्रेडिशन। इस टाइम लोग क्या थे ट्रेडिशनल रूल्स को क्वेश्चन करना शुरू कर रहे थे कि मैरिज का रोल्स क्या है, वुमेन की ड्यूटीज़ क्या है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ये नोवेल स्ट्रिक्ट सोशल रूल्स को चैलेंज करता है, वो क्या करता है ट्रेडिशन को ब्रेक करने की बात करता है। तो क्वेश्चनिंग ट्रेडिशन क्या हो गया उस टाइम को क्वेश्चन करता है। द नोवेल रिफ्लेक्ट्स ए ग्रोविंग स्केप्टिज्म टुवार्ड्स रिजिड सोशल नॉर्म्स। रिजिड सोशल नॉर्म्स उस टाइम के सोशल जो समाज था ना उसकी बात बता रहा है। पार्टिकुलरली रिगार्डिंग जेंडर रोल्स, तो जेंडर रोल्स की बात करता है। तो इसका ओवरऑल आइडिया दे दूं आपको तो क्या है फेमिनिज्म को बढ़ावा देता है, सोसाइटी में जो चेंज है उसको बताता है और जो रिफ्लेक्शन है ना चेंज का उसको बताता है। अब बात करते हैं सिंबोलिज्म इन द अवेकनिंग नोवेल, कि अवेकनिंग नोवेल में सिंबोलिज्म किस प्रकार यूज़ किया गया है। तो सिंबोलिज्म बता दूं मैं इसको, तो सी का यूज़ किया गया है, बर्ड्स का यूज़ किया गया है, होम का यूज़ किया गया है, किसका सी का, बर्ड्स का, क्लोथ का और कलर्स का सिंबोलिज्म प्रयोग किया गया है। सी का किस प्रकार किया गया है, समुद्र को इस प्रकार दिखाया गया है कि अनलिमिटेड स्पेस है, सेल्फ डिस्कवरी है। सी क्या है फ्रीडम और स्केप का सिंबल बताया गया है। बर्ड्स को किसका सिंबल बताया गया है, बंधन और फ्रीडम दोनों का बताया गया है। जो पिंजरे में है उसको बंधन का, जो खुला उड़ रहा है उसको आज़ादी का प्रतीक बताया गया है। जो फ्लाइंग बर्ड है वो फ्रीडम है, जो केक्ड पिंजरे में रहता है उसे बोलते हैं ट्रैप्ड लाइफ, वो क्या है ट्रैप्ड का है। और क्लोथ को बताया गया है, जो टाइट क्लोथ्स है ना वो सोशल कंट्रोल के हैं, जो रिमूविंग क्लोथ्स हैं वो फ्रीडम का प्रतीक बताया गया है। और अब बात करें कलर्स की,
तो जो वाइट कलर है उसको फ्रीडम का प्रतीक, एक नई शुरुआत का प्रतीक बताया गया है, जबकि ग्रे कलर को क्या बताया गया है, वाइट को फ्रीडम का और ग्रे को डल लाइफ का। तो ये सिंबोलिज्म का इसमें प्रयोग किया गया है। अगर आपको इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, द एवर प्रेजेंट सी सिंबलाइज फ्रीडम escape and the unknown it beckons Edna, offering a vastness in contrast her restricted life. When she swims in the sea, it represents liberation and a connection to more powerful force. तो ये क्या है, इसको आप सिंपल लिखोगे, जब वो समुद्र में तैरती है तो आज़ादी फील करती है, एक नई शुरुआत फील करती है। तो उसमें क्या है, ये किसका सिंबल है, समुद्र है जो सी है वो किसका, फ्रीडम का, और इसके वो आज़ाद हो गई है, इसका प्रतीक माना गया है। इसका अनलिमिटेड स्पेस और सेल्फ डिस्कवरी है। अगर बात करें बर्ड्स की, बर्ड्स पार्टिकुलरली दोज इन केजेस लाइक द केज पैरेट, उसमें किसकी बताया गया है, जो पिंजरे में पक्षी रहते हैं, सिंबलाइज द एंटरप्रेनमेंट एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। जो फ्री फ्लाइंग बर्ड्स हैं वो क्या हैं, आज़ादी का प्रतीक माना गया है। ऑन द अदर हैंड सजेस्ट द एबिलिटी टू सोर अबोव लिमिटेशंस, समथिंग एडना डिजायर्स। जो क्लोथ है, क्लोथ में क्या है, टाइट क्लोथ्स और विदाउट क्लोथ्स। तो टाइट क्लोथ है वो क्या है, किसके सिंबल हैं, घर में सोशल बाउंडेशन के, और जो विदाउट क्लोथ है वो आज़ादी के प्रतीक माने गए हैं। क्लोथ चॉइसेस रिफ्लेक्ट्स एडना इन्वॉल्विंग आइडेंटिटी अर्ली ऑन, सी वियर्स कन्वेंशनल क्लोथ एक्सपेक्टेड ऑफ ए वाइफ एंड ए मदर। जो टाइट क्लोथ है वो वाइफ और मदर का सिंबल माना गया है। एज सी अवेकन्स, जब वो जागरूक होती है, सी लूजन हर गारमेंट्स culminating in removing restrictive clothes before entering the sea in the final scene। तो वो क्या है, जब फाइनल सीन में वो अपने टाइट क्लोथ्स को रिमूव करती है, तो जब समुद्र में जाती है वो उसको दिखाया गया है। दिस एक्ट सिग्निफाइंग कास्टिंग ऑफ, किसको, सोशल एक्सपेक्टेशन, जो सामाजिक बाउंडेशन है ना उसको उतारता हुआ दिखाया गया है। वाइट इज एसोसिएटेड विद एडनाज अवेकनिंग एंड न्यू फ्रीडम। तो वाइट कलर का क्या मतलब है, एडनाज अवेकनिंग एंड न्यू फ्रीडम। इट इज सीन इन वाइट सी बर्ड एंड वाइट क्लोथिंग, सी वियर्स वाइट स्विमिंग फ्रीली। कंट्रोली ग्रे इज एसोसिएटेड विद डलनेस। तो ग्रे को किसमें डलनेस दिखाया गया है, ऑफ लाइफ एंड सोसाइटियल कॉन्ट्रेंट्स। तो इसमें सोशल लाइफ में बाउंडेशन दिखाई गई है। अगला बात करते हैं कॉन्टेक्चुअलाइजिंग दी अवेकनिंग। कॉन्टेक्चुअलाइजिंग क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि कॉन्टेक्चुअलाइजिंग क्या है। इसके बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में पूरा हम इसको समझ जाएंगे। तो यही कहानी में क्या होता है, जब एक मैरिड वूमेन अचानक अपनी आइडेंटिटी खोजने लगती है तो द अवेकनिंग की एक इमोशनली और पावरफुल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो इस नोवेल में इसकी बेसिक स्टोरी, इसका बैकग्राउंड और मेन आइडिया जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको हम इसमें समझेंगे। तो कॉन्टेक्चुअल क्या है, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द अवेकनिंग है वो क्या है, बेसिक स्टोरी है, बैकग्राउंड है और मेन आइडिया है, इसका मिश्रण है। तो एक बोल सकते हैं बेसिक स्टोरी प्लस इसका बैकग्राउंड और इसका जो मेन आइडिया है वो कॉन्टेक्चुअलाइजिंग ऑफ द अवेकनिंग नोवेल के बारे में बताता है। तो हमें तीनों के बारे में पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे इसके बेसिक के बारे में, जो एडना पोंटलियर की स्टार्टिंग की कहानी बताती है कि वो कौन है। एक 28 साल की मैरिड वूमेन है जो कहाँ रहती है, न्यू ऑरलियंस में रहती है। वो क्या है, एक टिपिकल मैरिज में है जिसमें उसमें क्या है, उसके हस्बैंड क्या है, बहुत अच्छे हैं, केयरिंग हस्बैंड है, लेकिन वो क्या है, लव में नहीं है। उसमें क्या है, मैरिज विदाउट लव हो गया। फिर द अवेकनिंग के बारे में बात करेंगे। एडना धीरे धीरे क्या होती है, अवेकन होती है, जागरूक होती है, जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया है। शी बिकेम्स अवेयर ऑफ हर डिजायर्स एंड आइडेंटिटी। वो अपनी इच्छाएं जागृत करती है, इच्छाएं पैदा होती हैं, आइडेंटिटी खुद की महसूस करती है। तो इसमें क्या है, दो चीज़ों के बारे में बात की है, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में बात की है। तो द अवेकनिंग बाय काटी चोपिन द्वारा लिखी गई है। इज ए स्टोरी ऑफ एडना पोंटलियर, जो मेन कैरेक्टर है, ए 28 ईयर्स ओल्ड क्रियोल वूमेन लिविंग इन द न्यू ऑरलियंस। वो कहाँ रहती है, न्यू ऑरलियंस में रहती है, जो कि ओल्ड क्रियोल वूमेन है जो 28 साल की है। इट इज़ अबाउट हर अवेकनिंग टू सेक्सुअल कंसाइसनेस, हर डिस्कवरी, असर्टेशन ऑफ न्यू सेल्फ थ्रू रेबिलियन अगेंस्ट द कन्वेंशनल रोल ऑफ बीइंग ए वाइफ, मदर एंड द कंसिक्वेंसेस देयर ऑफ।
तो इसमें किसकी बात की गई है? जो द अवेकनिंग है ना, वो जागृत होती है, उसकी अवेकनिंग तभी तो रखा गया है। वो अवेकन होती है किसके प्रति? सेक्सुअल कंसाइसनेस, और किसके प्रति? सेल्फ, खुद के प्रति सेल्फ डिस्कवरी, जिसे क्या करती है? वो रेबिलियन करती है अगेंस्ट हर सोसाइटी। अगला है द नोवेल इज अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद की जागृत होने के बारे में, एंड ए वुमेन राइट टू बी हर सेल्फ एंड टू बी इंडिविजुअल। वो क्या करती है? वुमेन राइट्स के बारे में बात करती है और इंडिविजुअल खुद के एक्सप्रेशन के बारे में बात करती है। एडना इज लॉक्ड इन ए टिपिकल मैरिज, जो एडना पोर्टिलियर करेक्टर है वो एक टिपिकल मैरिज में फंसी हुई है। लियोन से पोर्टिलियर उसका पति है। ए मैरिज ऑफ कन्वेंस मेड व्हेन सी वाज वेरी यंग, नॉट मेड विद लव। उसकी शादी क्या हुई थी? अरेंज मैरिज थी। वो क्या थी? अरेंज मैरिज हुई थी, घर द्वारा की गई थी, जो कि जवानी में कर दी गई। उस टाइम उसको पता भी नहीं था, जो कि उसके प्यार का प्रतीक नहीं थी, वो प्यार में नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। रोमांस थ्रो इज ए गुड मैन एंड ए केयरिंग हस्बैंड। वो क्या था? एक गुड मैन था, एक केयरिंग हस्बैंड था, परंतु उनके बीच में अरेंज मैरिज थी, तो लव नहीं था। हर रोमांटिक अर्जिंग्स एंड फिजिकल लोनलीनेस हैव एट द स्टेज हार्डली बीन आर्टिकुलेटेड एंड सर्टेनली नॉट सेटिस्फाइड। तो उसमें कमी क्या थी? रोमांटिक लाइफ की कमी थी, उसकी फिजिकल डिजायर्स पूरी नहीं हो रही थी, हार्डली क्या थी? वो इमोशनली अटैच नहीं थी। द फैमिली गोज टू ग्रांड आइसले। वो क्या है? ग्रांड आइसले बीच पर घूमने गए थे। फॉर द समर, जो गर्मियों की छुट्टियों में, वेयर सी मेट्स एंड स्पेंड ए लोट्स ऑफ टाइम विद रॉबर्ट। किसके साथ टाइम स्पेंड किया? रॉबर्ट लेब्रून एंड अनअटैच्ड यंग बैचलर। जो क्या था? यंग बैचलर था, जो कि टॉकिंग स्वभाव, बातों नहीं स्वभाव का था, स्विमिंग करता था, तैरना भी आता था, स्विमिंग कर रहा था। बीइंग टुगेदर, उन्होंने क्या किया? यंग बैचलर था, उन्होंने साथ बात की, साथ में स्विमिंग की। एंड ऑफ कोर्स क्रेलो हस्बैंड इज नेवर जेलियस। इसके क्या है? जब वो साथ ही मूवमेंट कर रहे थे तो उसका हस्बैंड जेलियस नहीं था। बट यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट दिस इज इन द सेक्शन ऑन क्रेओल बैकग्राउंड। तो ये किस टाइम की बात कर रहे हैं? जब ग्रैंड आइसले में अपनी समर की छुट्टियां मनाने गए थे, तब वह एक रॉबर्ट नाम के इंसान से मिली, जो कि अनमैरिड था। वो क्या करता था? उसने उससे बात की, उसके साथ स्विमिंग की, उसके साथ टाइम स्पेंड किया। इससे क्या है? उसके हस्बैंड है ना, उन्होंने क्या है? उससे जेलस फील नहीं किया, जो कि क्या है? एक क्रियोल सोसाइटी है ना, वो क्या है? ओपन सोसाइटी है, जो कि इंजॉय करते हैं, म्यूजिक करते हैं, इस प्रकार का उसका बैकग्राउंड है। तो ये कहाँ घटित हो रही है? जो ग्रांड आइसले में घटित हो रही है। वो कहाँ रहते हैं? जो कि मैंने ऊपर इसमें बताया था, न्यू ऑरलियंस में वो रहते हैं। अगर ये अमेरिका की बात चल रही है, अगर यही सीन इंडिया में होता, तो अगर मान लो कोई पति पत्नी घूमने गए हैं, उसकी पत्नी उसके पति के साथ घूमेगी, तो क्या होगी? लड़ाई हो जाएगी। परंतु अमेरिका में ऐसा नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं बिफोर दे नो इट, इससे पहले जाने, बोथ एडना एंड रॉबर्ट बीइंग्स टू फील एन अट्रैक्शन टुवार्ड्स ईच अदर। तो दोनों को क्या है? अट्रैक्शन फील होती है। एन इंटेंसिटी ऑफ इमोशनल दे प्रिसाइज एज अनयूजुअल, अनमैनेजेबल एंड समवट थ्रेटनिंग। तो उनको महसूस हो जाता है कि वो शादीशुदा है, वो उसको क्या है? पहले से ही पता होता है कि वो कंट्रोल, उनका फ्यूचर डिसाइड नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर लाइफ एंड कन्वेंशनल रियलिटी, वो वहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। वट इज़ द बायोग्राफिकल अप्रोच टू द रीडिंग नोवेल? बायोग्राफिकल अप्रोच क्या है? जब इसको पढ़ते हैं हम, जो द अवेकनिंग नोवेल है, तो उसको पढ़ने से पहले हमें क्या है? थोड़ा जब राइटर के बारे में पता लग जाता है, तो ये थोड़ा क्या है? हेल्पफुल हो जाता है। स्टूडेंट किसी भी नोवेल को समझने के लिए सिर्फ स्टोरी को पढ़ना इनफ नहीं होता है, बल्कि क्या है? ऑथर की जो लाइफ है ना, जो राइटर है, उसकी लाइफ को क्या है? पढ़ेंगे तो इसको समझना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो जब ऑथर की लाइफ को पढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं बायोग्राफिकल अप्रोच। तो बायोग्राफिकल अप्रोच क्या है? ऑथर की लाइफ रीडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है? बायोग्राफिकल अप्रोच का मतलब है ऑथर की लाइफ को समझकर नोवेल को समझना। तो ये हो गया हमारा बायोग्राफिकल अप्रोच। तो अब इसके बारे में समझेंगे कि बायोग्राफिकल अप्रोच इसकी क्या है। द बायोग्राफिकल अप्रोच टू रीडिंग ए नोवेल इज व्हेन वी रीड अबाउट द राइटर ओवन लाइफ। जब हम राइटर की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, इन ऑर्डर टू नो हर पर्सनल स्टोरी, जो उसने लिखा है उसको समझने के लिए, सो दैट वी गेट सम क्लूज, ताकि हमें कुछ क्लूज मिल सके, इनसाइट इनटू द अंडरस्टैंडिंग
द नोवेल बेटर, जो नोवेल को अच्छा समझने में मदद करे। जस्ट एज इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में जानने के लिए, कल्चर के बारे में जानने के लिए, पॉलिटिक्स के बारे में जानने के लिए, उस टाइम की जिस टाइम वो लेखक लिख रहा है। व्हेन द नोवेल वाज रिटन एंड पब्लिश्ड इट हेल्प्स टू नो अबाउट द फैमिली बैकग्राउंड, तो उसके पारिवारिक जीवन के बारे में बताता है। व्यूज एंड बिलीफ्स ऑफ द राइटर, जो क्या है एक राइटर की ज़िंदगी के बारे में भी बताता है। तो इस प्रकार एक नोवेल को समझने के लिए एक राइटर की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना, उसे क्या बोलते हैं, बायोग्राफिकल अप्रोच बोलते हैं। अब बात करते हैं काटे चोपिन्स अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड के बारे में। तो जो काटे चोपिन है, तो स्टूडेंट्स क्या आपको पता है कि जो द अवेकनिंग नोवेल है ना, वो लिखने वाले कौन थे? काटे चोपिन है जिसने क्या लिखा है, द अवेकनिंग नोवेल लिखा है। ठीक है, तो इसकी स्टोरी है क्या है, थोड़ी इंस्पायरिंग टाइप की भी है, थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसमें क्या है, इसका जो थीम है ना, जो इसका बेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी लाइफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी जो राइटिंग में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, जो उन्होंने काटे चोपिन के बारे में लिखा है, तो उसकी सिमिलरिटी काटे चोपिन से मिलती है एडना पोंटलियर की। जो उनका कैरेक्टर क्या है, एडना पोंटलियर, और उसकी सिमिलरिटी किसके साथ मिलती है, काटे चोपिन। इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काटे चोपिन के बारे में कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है। तो काटे चोपिन का ओरिजिनल नाम बता दूँ आपको, काटे ओ फ्लैरिटी। ठीक है, काटे ओ फ्लैरिटी इसका ओरिजिनल नेम है, जो कि काटे चोपिन है। वॉज बोर्न इन एसटी ल्यूस, तो ये कहाँ पैदा हुई, एसटी ल्यूस में 1850 में। एंड सी वॉज वन ऑफ 5 चिल्ड्रन, तो वो क्या है अपने 5 बहन भाइयों में से एक थी। बट सी वॉज द ओनली वन हु सर्वाइव्ड बियॉन्ड द एज ऑफ 25, जो कि 25 से ऊपर जीने वाली इकलौती बच्ची है, बाकी उसके सारे बहन भाई गुजर गए हैं। चोपिन अटेंडेड द कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल, तो वो कहाँ पर पढ़ी, कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी। एंड ए कपल ऑफ मंथ्स लेटर व्हेन शी वाज जस्ट 5, जब वो केवल 5 साल की थी, हर फादर डाइड इन ए ट्रेजिक ट्रेन एक्सीडेंट, तो उसके पिता 5 साल की एज में उसको छोड़कर चले गए, जो कि एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए थे। शी केम बैक होम आफ्टर हर फादर डेथ एंड लिव्ड एट होम सराउंडेड बाई ओनली वुमेन, उसकी पिता के डेथ के बाद वो घर पे आई, उन्होंने अपना जो बाकी का जीवन है वो अपनी माँ, उसकी जो ताई और उसकी दादी के साथ जीवन व्यतीत किया, जो कि क्या सभी विडो थी, सभी जिसके सभी पति मर चुके थे। ऑल सिंगल्स एंड फीसली इंडिपेंडेंट, ऑल विडोज, हर मदर, ग्रांड मदर एंड ग्रेट ग्रांड मदर, तो उसकी दादी परदादी थी, सारी क्या थी, उनके साथ जीवन व्यतीत किया, मतलब घर में केवल औरतें ही औरतें थी। सी वाज 7, सी वेंट बैक टू द सेक्रेड हार्ट एकेडमी, जब वो 7 साल की तो इसको कहाँ भेज दिया गया, सेक्रेड हार्ट एकेडमी, वेयर सी टोट फ्रेंच एंड म्यूजिक, वहाँ पर जाके उसने क्या है फ्रेंच और म्यूजिक सीखा। एंड वाज ए डिस्टिंग्विश्ड स्टूडेंट, जो कि बहुत ही एक अच्छी स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। विनिंग मेडल्स, उसने क्या है मेडल जीते और अवार्ड्स जीते। तो काटे चोपिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, 28 ईयर्स की है। जो क्या है उसकी स्टोरी के बारे में बताया, वो कहाँ पैदा हुई, एसटी लुइस में 1850 में पैदा हुई, तो इसकी कहानी के बारे में है। तो अगर काटे चोपिन के बारे में बताया तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं। इस प्रकार ये ब्लॉक 4 में अगर आप देखेंगे तो ये पूरी स्टोरी कवर हो गई है। अब हम समझेंगे इसके हर चैप्टर को 1 by 1 विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आंसर। अगर मैं जो आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, अगर वो कर लेते हैं तो 110% आप एग्जाम में पास हो सकते हैं। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आता है, तो इसमें क्या है 20 से 30 मार्क्स का पक्का क्वेश्चन आएगा। तो इसको आप पढ़ना ना भूलें, एक प्रजा से और एक द अवेकनिंग से पक्का क्वेश्चन है। अगर आप 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इजीली पास हो जाएंगे। इन सभी क्लासेस की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।